क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई इसमें दोनों ही चीजें होती हैं। इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है उसी को क्या बोलते हैं? मेसो सिस्टम बोलते हैं। कौन सी सेंसरी एबिलिटीज एट द टाइम ऑफ इन्फेंसी बच्चा जो है वो क्लियरली देख नहीं पाता है, इनएनिमेट करते हैं, एनिमिज्म डेवलप हो जाता है। प्यूबर्टी के अंदर होता है कि भाई सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं हमारे वो डेवलप हो जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स इसमें डेवलप हो जाते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। न्यूट्रिशन अच्छा रखोगे तो वैसे ही आपकी ओल्ड एज भी क्या होगी। हेलो टू ऑल माय क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम आपका चैप्टर 3 जो है ह्यूमन डेवलपमेंट उसका रीकैप स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, एंड ये जो है आपका 11 मार्क्स कैरी करता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और बहुत ज्यादा मतलब अंडरस्टैंडेबल भी है अगर मैं ये बोलूं। क्योंकि इसमें ये जो हम डेवलप करते हैं, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है ना, हमारा जो इन्फेंसी से लेके जो पूरा एडोलेसेंस तक जो डेवलपमेंट है, ओल्ड एज तक जो डेवलपमेंट है, वो सारा इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर में। ओके, सो चलो स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले कि भाई कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं इसमें हम कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, प्लीज आप अपने ईयरबड्स, अपनी वाटर बोतल लेके, अपना पेन पेपर लेके बैठ जाना, क्योंकि हम फटाफट ये जो चैप्टर है इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आज हम कवर करेंगे। एक बार इस पे देख लो, नजर डाल लो, एंड नाउ स्टार्टेड। चलो, सबसे पहले तो है तुम्हारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इंट्रोडक्शन? कह रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है वो एक जर्नी होती है जो बिगिन होती है हमारी इवन बिफोर वी आर बॉर्न, है ना। जब हम अपनी मदर के वोम में होते हैं तभी हमारी जो जर्नी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सी वो स्टेज होती है। ठीक है, until the very end of the life, है ना। जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमारी टिल मतलब स्टार्ट होती है हमारी मदर के वोम से एंड एंड होती है हमारी डेथ से, है ना। तब तक हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमेशा एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, वो चलता रहता है। ठीक, it's not just about getting taller or older, it's complex process of changes across various aspects of personal life, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम इमोशनली फिजिकली ही ग्रो हो रहे हो, बट हर अपने पर्सनल लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर हम क्या होते हैं? ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तीन कुछ एस्पेक्ट्स इसके बताए गए हैं कि हमारी तीन प्रोसेसेस होती हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मतलब जेनेटिकल चेंजेस, हमारी हाइट वेट बॉडी रिलेटेड जितनी भी चेंजेस होते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट, ये सारी किसके अंदर आती हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव प्रोसेसेस। क्या होती है? कॉग्निशन। फर्स्ट चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं कॉग्निशन क्या होता है, टेक्निकल वर्ड फॉर मेंटल प्रोसेसेस। तो जितनी भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, थिंकिंग, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी हमारी क्या होती है? इसमें डेवलपमेंट में इंक्लूडेड होती हैं। ये भी एक की टर्म है इसका। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सोशल इमोशनल प्रोसेसेस। ये कौन सी होती है? ये होती है हमारी इमोशनल एंड सोशल चेंजेस। जितने भी हमारे सोशल एंड इमोशनल चेंजेस होती हैं, दैट इज प्रोसेसेस आपकी सोशल एंड इमोशनल प्रोसेसेस। ठीक है, आई होप ये वाला जो इंट्रोडक्शन था, इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट आखिर क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक खत्म होता है, एंड इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है तो आपको यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर मैं आपको दूसरी चीज बोलूं तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके जितने भी प्रोवाइडेड होते हैं वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं, एंड आपको एक बार अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है। बाकी माइंड मैप्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ऐप पर, जो भी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, एंड इसके जो मिनी एनसीईआरटी वाले नोट्स होते हैं, जो शॉर्ट नोट्स अगर मैं बोलूं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अभी ध्यान लगा के चैप्टर को रिकैप रिवीजन कर लो, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह के साथ में, जो आपको रीड करने होंगे, रीडिंग मटेरियल आपका। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारी डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है उसी में आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें होती है। कीवर्ड्स में हाईलाइट करूंगी, एंड आपको भी जब आप डेफिनेशन लिखोगे आपको कीवर्ड्स क्या करने हैं? हाईलाइट करने हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस।
ये कैसी प्रोसेस है? इट इज अ प्रोग्रेसिव ऑर्डरली, एक ऑर्डर वाइज चलती है ना। ऐसा तो नहीं है कि एडल्टहुड से इन्फेंसी पे कोई इंसान जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक ऑर्डर वाइज चलती है, प्रोग्रेसिव होती है, ऑर्डरली होती है और प्रिडिक्टेबल, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली इन्फेंसी से बच्चा कहाँ जाता है? चाइल्डहुड पे जाता है ना। तो धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो? उसको प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। दैट बिगिन एट कंसेप्शन, जो कंसेप्शन से स्टार्ट होता है, जब मदर कंसीव करती है उस बेबी को, तब से स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यू थ्रू आउट आवर लाइफ। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन, है ना। ग्रोथ एंड डिक्लाइन क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई इसमें दोनों ही चीजें होती हैं। जब बच्चा ग्रो करता है धीरे धीरे तो क्या होता है? गेन होता है, ग्रोथ होती है उसकी। बट जब वो ओल्ड एज की तरफ जाता है तो क्या होती है? उसकी जो बॉडी की कैपेसिटीज होती है, मेंटल एबिलिटीज होती है, ये सारी क्या होती है? इनमें डिक्लाइन आ जाता है, राइट। तो इसमें क्या बोला है कि भाई इट इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन, ठीक है। इसके बाद अकरिंग इन एन इंटीग्रेटेड मैनर अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनल लाइफ। ये कैसे अकर करता है? एक इंटीग्रेटेड मैनर में अकर करता है, ओके। इसके बाद भाई इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन तो आपने सुना होगा भाई, स्पीसीज वाला जो चेंज होता है ना, पूरा एक स्पीसीज के अंदर जो चेंज आता है, एंड ये बहुत ही ज्यादा एक टाइम गैप के साथ होता है। देखो इसमें क्या बताया है? स्पीसीज स्पेसिफिक चेंजेस जो होते हैं हमारे, जो वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद होते हैं, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन फेवरिंग इंडिविजुअल्स बेस्ट अडेप्टेड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपके सर्वाइवल के लिए जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए जो आपके लिए चेंजेस आते हैं, वो आते हैं तुम्हारे इवोल्यूशन में। जैसे आपने देखा होगा हिस्ट्री में, जब आप पढ़ते थे तो आपने देखा होगा कि इवोल्यूशन की स्टेजेस क्या थी, है ना। पहले कौन सा एक एप की तरह हुआ करते थे ह्यूमंस, देन धीरे 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 अर्ली ह्यूमन आए, देन कैसे कैसे अब हम इवॉल्व होके एक मॉडर्न ह्यूमन में ऐसे दिखते हैं, राइट। तो दैट इज इवोल्यूशन। जो आपके स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक आपके जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं, और जो कि बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं, दैट इज आपका इवोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा है कि भाई दीज चेंजेस आर पास्ड अक्रॉस जेनरेशंस विद इन अ स्पीसीज। इसमें जेनरेशंस आ जाती हैं, राइट। एक जनरेशन में नहीं आ जाती, आपके काफी लॉन्ग टाइम लगता है कोई भी स्पीसीज स्पेसिफिक चेंज आने में। तो दैट इज आपका इवोल्यूशन, ठीक है। हमारा इंट्रोडक्शन ह्यूमन डेवलपमेंट का हो गया, हमारी की प्रोसेसेस हो गई हैं। नेक्स्ट हमारी डेवलपमेंट की एनसीईआरटी बेस्ड डेफिनेशन हो गई, आपको वही याद करनी है जो मैंने आपको डेफिनेशन अभी बताई है, ठीक है। इसके बाद हमें इवोल्यूशन पता चल गया है कि क्या होता है। अब हमारे हैं लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में, डेवलपमेंट के अंदर हमारे कौन से लाइफ पर्सपेक्टिव होते हैं। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव्स, देखो डेवलपमेंट कैसा होता है। देखो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, बताया मैंने आपको कि भाई ये पूरी थ्रू आउट आवर लाइफ चलता रहता है। उसके बाद भाई इसमें गेन भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ पॉइंट। नेक्स्ट है भाई ये मल्टी डायमेंशनल होता है, इसमें काफी सारे डायमेंशंस होते हैं, तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है। इसके बाद भाई इसमें काफी सारी प्रोसेसेस क्योंकि इंटरवुवन होती हैं, जो वर्ड्स हाईलाइट कर रही हूँ दैट आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरवोवन होती है क्योंकि इसमें भाई हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो ये इंटरवोवन होती हैं आपस में। इसके बाद डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, है ना। ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ एबिलिटीज अगर आप होंगी तो सारी ही एबिलिटीज, मतलब ग्रोथ भी होगी तो क्या होगा, अगर हमारी फिजिकल ग्रोथ होगी तो मेंटल ग्रोथ भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि फिजिकल, अगर हमारी एज जो है वो बढ़ेगी तो हमारी फिजिकल एबिलिटीज भी बढ़ेंगी, ऐसा हो सकता है? नहीं है ना, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, फिजिकल एबिलिटीज डाउन चली जाती है ना, उनकी कैपेसिटी कम होती जाती है। तो दैट इज आपका कि भाई कुछ एबिलिटीज जो होंगी ये मल्टी डायरेक्शनल होती है, कुछ एबिलिटीज अगर आपकी बढ़ेंगी तो कुछ कम भी हो जाएंगी, तो ये मल्टी डायरेक्शनल होती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो हाईली प्लास्टिक होता है। कैसा होता है? हाईली प्लास्टिक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्योंकि भाई इसमें मॉडिफिएबल होता है थ्रू आउट द लाइफ, मतलब प्लास्टिक का मतलब कि भाई जिसमें आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, दैट इज आपका प्लास्टिक, ठीक है। तो ये हाईली प्लास्टिक होता है, आप ये मॉडिफाइबल होता है। इसके बाद इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस, जो हमारा डेवलपमेंट होता है
जो एक ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है वो किस पर बेस्ड होता है, वो इफेक्ट होता है हमारा हिस्टोरिकल कंडीशन से भी, हमारे पास्ट ट्रॉमास, हमारा चाइल्डहुड कैसा रहा है उसके बेसिस पर भी हम अडोलेसेंस में एज अ पर्सनैलिटी हमारी डेवलप होती है। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई हमारी जो हिस्टोरिकल कंडीशंस होती है, ऐसा क्यों बोला जाता है कि भाई पेरेंटिंग अच्छे से होनी चाहिए और सारी चीजें जितना भी डेवलपमेंट है एक बच्चे को वो अच्छे से होना चाहिए, क्यों फोकस्ड रहते हैं बहुत ज्यादा जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपका डेवलपमेंट को लेके, आपके एनवायरनमेंट को लेके, क्यों? क्योंकि आपकी जो हिस्टोरिकल कंडीशंस होती हैं वो भी आपको डेवलपमेंट में अफेक्ट करती हैं, ठीक है। इसके बाद स्टडीड थ्रू मल्टीपल डिसिप्लिन, ठीक है, ये मल्टीपल डिसिप्लिन के थ्रू पढ़ा जाता है डेवलपमेंट जो होता है, एंथ्रोपोलॉजी, आपका साइकोलॉजी, अलग अलग डिसिप्लिन में इसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्सचुअल, डेवलपमेंट कैसा होता है, कॉन्टेक्सचुअल होता है, इसका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आपके 7 लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव्स, ये आपको याद रखने हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई हैं और क्या क्या कीवर्ड्स इसमें आपके हैं, ठीक है। सो दीज आर द ऑल थिंग्स आपको ये लर्न करनी है अगर ये क्वेश्चन आपका बन जाता है तो, ठीक है। क्योंकि भाई देखो 11th क्लास में आपका टीचर जो होता है, आपका स्कूल टीचर जो होता है वही आपका पेपर सेट करता है, ठीक है। तो इसमें तो वो उनकी मर्जी है, वो आपको कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आई कांट से एनीथिंग ऑन दैट, बट हाँ इसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होती है ये हमने देख लिया, डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद तुम्हारी की डिस्टिंक्शंस हैं कुछ बॉक्स नंबर 3.1 में, ठीक है, वो तुम्हें एक बार रीड करनी है, उसमें कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, यहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। उसके बाद मैच्योरेशन क्या होता है और इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन भी हम कवर कर चुके हैं, तो अभी दो चीजें आपको याद रखनी है। ग्रोथ क्या होती है, जो हमारा क्वांटिटेटिव इंक्रीज होता है, ठीक है, ग्रोथ इज आपका बेसिकली क्वांटिटेटिव इंक्रीज, ठीक है। और हमारी जो मैच्योरेशन होती है वो होती है जेनेटिक अनफोल्डिंग, मतलब मास्टर प्लान रीडिनेस बेस्ड जो चीजें होती है हमारी, दैट इज मैच्योरेशन, ठीक है। इसके लिए आपका बॉक्स नंबर 3.1 दिया गया है, उसको आपको पूरा रीड करना है, बाकी कीवर्ड्स इसमें यहाँ पर आपको मैंने बता दिए हैं। इसके बाद तुम्हारा आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो होता है, जो हमारी हेरिडिटी है, जो हमारी जीन्स हैं वो, और हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास की जो चीजें हैं, एनवायरनमेंट जो भी हम जिससे डील करते हैं, हमारी सराउंडिंग्स है, वो क्या करती हैं, हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। अब इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो जीनोटाइप और दूसरा फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, एक लाइन में अगर आपको याद करना है तो हमेशा इसमें याद करना, एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है तुम्हारा जीनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप क्या करता है भाई, ये हमारी लिमिट को सेट करता है, ठीक है, ये हमारी लिमिट को सेट करता है, ठीक। मान लो कि एक बच्चे का जो बाय बर्थ आईक्यू है वो हो सकता है 90, ठीक है। अब ये 100 भी जा 100 तो नहीं लिखूंगी, ठीक है, ये 95 तक जाएगा या फिर ये 85 तक जाएगा, ये कौन सेट करेगा, ये तुम्हारा जीनोटाइप सेट करेगा कि भाई अब ये एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है इधर चला जाए या फिर एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है इधर चला जाए, बट ये लिमिट कौन सेट कर रहा है, तुम्हारा जीनोटाइप सेट कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब फिनोटाइप देखो, फिनोटाइप क्या होता है, नेचर प्लस नर्चर। नेचर क्या, नेचर तुम्हारा नेचर वाला नेचर नहीं है, ये तुम्हारा कौन सा जीन्स वाला नेचर है, ठीक है, ठीक है। नेचर एंड नर्चर, नर्चर मतलब तुम्हारा एनवायरनमेंट, ठीक है, नर्चर का मतलब है एनवायरनमेंट और इसका मतलब है तुम्हारा जीन्स, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि भाई जो फिनोटाइप होता है उसमें सिर्फ तुम्हारे जीन्स या नेचर नहीं आते, उसमें दोनों कंबाइंड है, ठीक है। एक बच्चे का जो कॉम्प्लेक्शन है दैट इज फेयर, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज जीन्स, बट अगर वो बच्चा किसी ऐसी जगह पे चला गया जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा धूप है, ऐसी जगह मतलब उसने कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया जिसकी वजह से उसकी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, तो उसका क्या
उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा हो जाएगा, दैट विल बी मच डार्कर, राइट। बट उसके जो जीन्स थे उसने उसको कैसा कलर दिया था, फेयर कॉम्प्लेक्शन दिया था, बट ड्यू टू उसका एनवायरमेंट क्या हुआ, उसका जो स्किन था उसका कलर डार्क हो गया, दैट इज बिकॉज ऑफ फिनोटाइप, ठीक है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं किसी इंसान के, दैट इज आपका फिनोटाइप। ऑब्जर्वेबली आपका जितनी भी चीजें होती हैं फिजिकली ऑब्जर्वेबल, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया हाइट, आई कलर, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती है, आपके फिनोटाइप के अंदर आती है। बट आपका जीनोटाइप क्या होता है, आपका एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल जो होता है, दैट इज आपका जीनोटाइप, ठीक है। इसका मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट्स बताए हैं कि भाई जो जीन्स होते हैं वो लिमिट सेट कर देते हैं, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट विद इन जेनेटिक लिमिट्स, जेनेटिक लिमिट्स के अंदर ही आपका जो एनवायरमेंट है आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, याद रखनी है ये चीजें, ठीक है। पेरेंट इन्फ्लुएंस बोथ जीन्स एंड एनवायरमेंट, हमारे पेरेंट दोनों ही चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। चाइल्ड का जो जीनोटाइप होता है वो इन्फ्लुएंस करता है उसके एनवायरमेंट पे, दे इनकाउंटर और चूज, ठीक है। डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट, हमारे जीनोटाइप और एनवायरमेंट के बीच में क्या होता है, एक डायनेमिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सो दिस इज फॉर आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी, जीनोटाइप और फिनोटाइप, इसके कुछ की टर्म्स बता दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी दैट इज हेयर, ठीक है। बाकी दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया होगा फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें दो थ्योरीज बताई गई हैं, एक तुम्हारी ब्रॉन फैनबर्नर की थ्योरी और दूसरी तुम्हारी एक दुर्गा सिन्हा की, ठीक है, दुर्गानंद सिन्हा की थ्योरी, ठीक। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दी गई है, बस इसका सेम ही है दोनों, दो ही चीजें इसमें डिफरेंट है कि भाई बस इन्होंने थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दे दिया और थोड़ा सा उसका डायग्राम जो है वो चेंज कर दिया है, दैट्स इट। अगर ये समझ में आ गई तो वो भी समझ में आ जाएगी। देखो इसमें क्या होता है, इन्होंने एक एक्रोनिम दिया हुआ है कि यहाँ पे मी मेक एवरीवन मोर केयरफुल, ऐसे ही एक लाइन, ठीक है, इसको देख लेना बस, ठीक। इसके बाद क्या है, माइक्रो सिस्टम, क्या इसमें देखो ये इसमें डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम, ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसमें क्या है भाई, इनका इन्होंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया, इन्होंने कहा कि ये तो है भाई हमारा इंडिविजुअल, क्या है ये हमारा इंडिविजुअल है, अब इसके ऊपर ये कैसे ऐसे लेयर्स बनी हुई है, कौन कौन उसको कैसे कैसे अफेक्ट कर रहा है वैसे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इन्फ्लुएंस करता है कोई इंसान, मतलब कोई भी चीज, वो होती है हमारा माइक्रो सिस्टम, जो हमारा सबसे क्लोज होते हैं, ठीक है, जो हमारा क्या है इमीडिएट एनवायरमेंट जो होता है हमारा, दैट इज आपका माइक्रो सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या बोला इन्होंने कि जो हमारी फैमिली, स्कूल, पियर्स, पियर्स मतलब हमारा जो फ्रेंड ग्रुप होता है, ठीक है, वो नेबरहुड, रिलीजियस सेटिंग्स, ये सारी किसके अंडर डाली हैं, माइक्रो सिस्टम के अंडर डाली हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारी क्या होती है, इमीडिएट, किसी भी बच्चे की, किसी भी इंडिविजुअल की इमीडिएट जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है माइक्रो सिस्टम, ठीक है। आई होप माइक्रो सिस्टम सबको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप भी क्या करोगे, हमेशा डायग्राम को बनाओगे, इस वाले डायग्राम को, ठीक है, जिससे आपका जो टीचर होगा उसको लगेगा कि हाँ भाई आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव। जब आप क्लास 11 से ही ये चीजें बेस लेके चलोगे ना क्लास 12 में, तो आपको वहां पर जाके और इजीली आप चीजों को डायग्राम के थ्रू, आप फ्लो चार्ट्स के थ्रू अच्छे से, जब आपकी आंसर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तभी आपके मार्क्स भी फुल आएंगे, ठीक है। चलो मेसो सिस्टम क्या होता है, रिलेशंस बिटवीन माइक्रो सिस्टम, जो रिलेशंस होते हैं माइक्रो सिस्टम के बीच में, अगर इसका एग्जांपल दूं तो वो होगा तुम्हारा पीटीएम, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा, इसी में स्कूल है, इसी में तुम्हारी फैमिली है, पेरेंट्स जाएंगे टीचर से मीटिंग करेंगे, अब इन दोनों के बीच का जो, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है उसी को क्या बोलते हैं, मेसो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं तुम्हें वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है भाई, मैम कैसे अफेक्ट करता है, ऐसे अफेक्ट करता है, अगर तुम्हारे मार्क्स बुरे आएंगे, है ना, मार्क्स तुमने साइकोलॉजी में भाई पेपर दे के आए हो, प्री बोर्ड्स दे के आए हो, या फिर प्री बोर्ड्स तो तुम्हारे होते नहीं है अभी, चलो हाफ ईयरली दे के आए हो, क्या हुआ था भाई, मेरे हाफ ईयरली में क्लास 11th में बहुत गंदे मार्क्स आए थे, एंड आई डोंट वांट माय पेरेंट्स टू सी दैट, क्योंकि देयर वर सम सिचुएशंस जिनकी वजह से मेरे मार्क्स खराब आ गए थे, बट बहुत ज्यादा बेकार आए थे, आई वाज जस्ट पास्ड, ठीक है।
तो क्या होता है कि इसमें भाई हम नहीं चाहते हमारे पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग हो, बट सडनली कभी भी अगर नहीं भी आते हैं तो बट उस टाइम जरूर आ गए मेरे पेरेंट्स। एंड वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने मेरे मार्क्स देख लिए, एंड आई डेंट वांट कि भाई मेरे पेरेंट्स इतने गंदे मार्क्स मेरे देखे। आई वाज वेरी एकेडमिकली गुड स्टूडेंट एट दैट टाइम। तो क्या हुआ कि भाई पेरेंट्स टीचर्स ने क्या की, कंप्लेन की मेरे पेरेंट्स से कि ऐसा ऐसा हो गया, इसके मार्क्स इतने खराब आए हैं, क्या हुआ है, क्यों सिचुएशंस थी, ठीक है, क्या सिचुएशंस थी, ऐसा क्यों हुआ। तो अब पेरेंट्स और टीचर की जो ये इंटरेक्शन हुआ, इसने क्या किसको अफेक्ट किया, भाई मुझे अफेक्ट किया, क्योंकि मेरी तो डांट पड़ी, है ना। तो ये क्या था आपका मेसो सिस्टम में यही आता है, जो आपका रिलेशंस होते हैं बिटवीन माइक्रो सिस्टम में जो चीजें हैं उसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज बेसिकली आपका मेसो सिस्टम। ठीक है, इनका जो इंटरेक्शन होता है वो ही आपका मेसो सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल है पीटीएम, ये अगर पूछा जाता है तो आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट इज तुम्हारा एक्सो सिस्टम। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस, राइट। अब जो चीज तुम्हें इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है, लाइक योर पेरेंट्स जॉब, योर कम्युनिटी फैसिलिटीज, है ना, कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी अगर जॉब में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो क्या तुम्हें भी कुछ इशू फेस करने पड़ेंगे, है ना। मान लो उनकी कंपनी जो है वो चेंज हो गई, है ना, तो उसकी वजह से तुम्हें क्या क्या चेंजेस झेलने पड़ेंगे, राइट। तो दैट इज बेसिकली इनटू एक्सो सिस्टम। उसके बाद आता है तुम्हारा मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्या होता है, ब्रॉडर कल्चर, कल्चरल एटीट्यूड्स, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, like we live in India, right, and we do follow Indian tradition, we do follow what, Indian culture। तो ये क्या हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, ये किस तरीके से हमें चेंज करते हैं, तो दैट इज बेसिकली इनटू मैक्रो सिस्टम। ठीक है, एक्सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देन मैक्रो, एक्सो सिस्टम में क्या बताया था भाई, तुम्हारा ये नेबरहुड, वर्क प्लेस ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है, तुम्हारी मास मीडिया, फ्रेंड्स, तुम्हारे, ये सारी चीजें एक्सो सिस्टम में इन्होंने बताई थी। ये थोड़ा सा पहले था। आजकल मास मीडिया बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, बट इन्होंने जैसा बताया हमें अकॉर्डिंग टू दिस पढ़ना है। ठीक है, चलो, इसके बाद इन्होंने बताया कि भाई मैक्रो सिस्टम में क्या होता है, आइडियोलॉजीज, हमारे बिलीव्स, हमारा ट्रेडिशन, हमारे रिलीजन की जो भी कल्चरल सेटिंग्स होती है, वो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, मैक्रो सिस्टम के अंदर आती है। एंड देन जो होता है हमारा, दैट इज क्रोनो सिस्टम, टाइम। ये वाली चीज तो हम सभी ने सुनी होगी कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है, राइट। तो वो क्रोनो सिस्टम कैसे हमें अफेक्ट करता है, टाइम डायमेंशन जो होते हैं हमारे लाइफ के इवेंट, सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, वो कैसे हमें अफेक्ट करते हैं। मान लो किसी के पास्ट में कुछ ट्रॉमा हो गया, तो वो कैसे तुम्हारी आने वाली चीजों को अफेक्ट करेगा, तो दैट इज बेसिकली क्रोनो सिस्टम। ठीक है, तो उन्होंने इसीलिए इसको नीचे जरा बनाया हुआ है, ऊपर से नहीं बनाना है इसको कभी भी। क्रोनो सिस्टम अगर ये तुम डायग्राम बना रहे हो तो देख लो इसको किस तरीके से बनाया हुआ है। बाकी सारे तो सर्कल में है, बट इसको नीचे इन्होंने बनाया हुआ है क्रोनो सिस्टम को। ठीक है, तो किस तरीके से अफेक्ट करता है। ओके, सो आई होप ब्रॉन ब्रॉन फैनबेटर की आपको थ्योरी कंप्लीट होगी, अंडरस्टैंड कर ली होगी आप सभी ने। नाउ वी विल कम टू दुर्गानंद सिन्हा। दुर्गानंद सिन्हा ने क्या दिया है, इकोलॉजिकल मॉडल दिया है। कभी भी पूछा जाए कि इकोलॉजिकल मॉडल को डिस्क्राइब करो या फिर उसको डिफाइन करो, ये क्या है, किसने दिया है, दुर्गानंद सिन्हा ने दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है भाई, इन्होंने एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट दे दिया इन्होंने। मान लो इन्होंने बोला कि ये हो तुम, ठीक है, इन्होंने ऐसे करके कुछ बनाया है। ठीक है, ये है आप, एंड यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये एक अपर लेवल होती है और ये एक होती है सराउंडिंग लेवल। अपर लेवल में कौन सी चीजें आती हैं भाई, तुम्हारी अपर जो विजिबल लेयर है, विजिबल लेयर है, दैट विल होम कंडीशंस, तुम्हारी स्कूल की क्वालिटी कैसी है, तुम्हारा पीयर इंटरेक्शन क्या है, कैसा है ना, वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, आपकी अपर लेयर में आएंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ऐसा बना दिया है। ठीक है, अपर लेयर में आएगी। ठीक है, इसके बाद सराउंडिंग लेयर क्या होती है, सराउंडिंग लेयर ये वाली, इसमें क्या है भाई, तुम्हारी ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स, तुम्हारी कास्ट, तुम्हारी क्लास, है ना, तुम्हारी इंस्टीट्यूशन सेटिंग्स, वो सारी चीजें। जर्नल एमिनिटीज मतलब तुम्हारी फैसिलिटीज, तुम्हारे एनवायरनमेंट, तुम्हारी सराउंडिंग, वो सारी चीजें होती हैं, वो किसके अंदर आती है, तुम्हारी इसके अंदर। ठीक है, जो विजिबल, नॉट क्लियरली विजिबल,
ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, हमारी सराउंडिंग लेयर के अंदर आती हैं। और ये वाली कौन सी होती है, जो विजिबल होती है, क्लियरली विजिबल होती है, और ये नॉट क्लियरली विजिबल। दैट्स इट। आई होप इंडियन एंड ब्रॉनफेन मेथड की दोनों की ही कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गई होगी। ये बी है एंड ये ए है आपका। इसका डायग्राम भी आप बना सकते हो इस तरीके से, ये हम लोग को फॉर अंडरस्टैंडिंग हम बना लेते हैं। एंड इसमें भी लिख सकते हो कि भाई ये तो इंडिविजुअल हो गया, इसमें अपर लेयर में ये विजिबल होती है, ये ऐसे डाल दी कंडीशंस, एंड सराउंडिंग लेयर में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है भाई, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अभी तक का तो हमें समझ में आ गया कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दिया, डेवलपमेंट की डेफिनेशन बता दी, एलएसपीज बता दी। नाउ ये सबसे बड़ा है, ठीक है, टॉपिक आपका ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। इसमें कितनी डेवलपमेंटल स्टेजेस आ रही हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर भी चीजें क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एक इंडिविजुअल के, वो बताया गया है। कितनी स्टेज में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन सी स्किल जो है वो एक्वायर कर रहा है एक ह्यूमन बीइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, सबसे पहला तुम्हारा प्रीनेटल स्टेज, देन इन्फेंसी। प्रीनेटल मैंने समझा दिया है, जब एक बच्चा जो होता है वो अपनी मदर के वूम में होता है, फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन से लेके पूरा बर्थ तक का जो टाइम, मतलब 40 वीक्स अराउंड का जो टाइम होता है, दैट इज तुम्हारा प्रीनेटल स्टेज। देन उसके बाद इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, एडल्टहुड और ओल्ड एज। ये सारी ही स्टेजेस अभी हम पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीनेटल स्टेज बता दिया मैंने, 40 वीक्स का होता है। ठीक है, अराउंड अबाउट 40 वीक्स। ठीक है, अबाउट 40 वीक्स का होता है कंसेप्शन टू बर्थ। ठीक है, उसके बाद की इन्फ्लुएंसेस इसके क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट का बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इसके बाद की इन्फ्लुएंस किसका होता है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स का, मतलब जो तुम्हारी जैसे मदर के और फादर के जो जीन्स होंगे वो उसका तुम्हारा ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, उसके बाद मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तुम्हारे प्रीनेटल स्टेज के अंदर। कैसे, उनकी एज क्या है, उनका न्यूट्रिशन कैसा है। ठीक है, उसके बाद उनकी इमोशनल स्टेट कैसी है, तुम्हारी मदर की एट द टाइम ऑफ प्रीनेटल स्टेज इमोशनल स्टेट कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा है, उनकी क्या एज है उस टाइम पर, और क्या डिसीजेज हैं उनके अंदर, वो भी एक बच्चे को मतलब जो भी इंडिविजुअल होता है उसको अफेक्ट करती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद भाई टेराटोजेंस, ये एक तुम्हारे में टर्म यूज किया गया है, टेराटोजेंस। ये क्या होता है, एनवायरमेंटल एजेंट्स कॉजिंग एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी प्रेजेंट है हमारे एनवायरमेंट में, ऐसे कौन कौन से एजेंट्स प्रेजेंट है जो क्या कर सकते हैं, हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। दैट देखो, ड्रग्स, अगर मदर जो है वो ड्रग्स का कंजप्शन करती है, अल्कोहल का कंजप्शन करती है, टोबैको, रेडिएशंस के बहुत ज्यादा एक्सरेज या फिर ऐसी रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशंस के साथ मतलब एक्सपोजर में रहती है, तो भी जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होता है। एंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी जो होता है बहुत ज्यादा बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज फॉर प्रीनेटल स्टेज। नाउ वी विल कम टू आपका इन्फेंसी। तो जो बर्थ के टाइम से लेके 2 इयर्स तक का टाइम होता है, दैट इज आपका बेसिकली इन्फेंसी की स्टेज। इन्फेंसी में क्या है भाई, न्यूबॉर्न कैपेबिलिटीज। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें बताई हुई हैं कि भाई जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज होती है। बेसिक लाइफ फंक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग, सकिंग, स्वेलोइंग, ये सारे बच्चे इन्फेंट्स जो होते हैं उनको आती है ना। सांस लेना, सक करना, अपना थंब वगैरह सक जो करते हैं वो, है ना। स्वेलो करना, जिस तरीके से वो स्वेलो करते हैं अपने फूड को, लाइक मिल्क को जो स्वेलो करते हैं। सेंसरी एबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, साउंड लोकलाइजेशन, वॉइस रिकॉग्निशन, है ना। वो धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, अपनी मदर की वॉइस को पहचानने लगते हैं, अपनी फादर की, सबसे पहले मदर की वॉइस को पहचानता है एक बच्चा, देन उसके बाद धीरे धीरे बाकी लोगों की वॉइस को रिकॉग्नाइज करने लगता है। इमिटेशन, है ना, देख के, दूसरे को देख के उसका थोड़ा सा इमिटेट करना, है ना, उसके तरीके से भी अगर कोई सामने वाला हंस रहा है तो वो भी थोड़ा सा स्माइल करेगा। बच्चा धीरे धीरे सीखता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से इन्फेंट सीख जाती है चीजें, धीरे धीरे। आपके बॉक्सेस में जो लिखे हुए हैं, मतलब आपको ना एनसीईआरटी के अंदर इन सारी ही डेवलपमेंट स्टेजेस के पास बॉक्सेस दिए हुए होंगे, बॉक्सेस। ठीक है, वो आपको जरूर मस्ट रीडिंग है ये आपके। ठीक है, मस्ट, आप एक बार बस रीड कर लोगे तो इट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है मोटर डेवलपमेंट। क्या होता है मोटर डेवलपमेंट, तुम्हारी बॉडी में जो भी तुम्हारे रिफ्लेक्स, ये सारी डेवलपमेंट्स, रिफ्लेक्सेस। ठीक है,
रिफ्लेक्सेस मतलब भाई इसमें एक इन्होंने एक्रोनिम दे दिया है, राजा मेरा गा बजाना, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने मतलब थोड़ा सा आपको फनी वे में वो बताने के लिए कि कैसे मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा अपना मोटर डेवलपमेंट भी बच्चा क्या होता है वो सीखने लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, रूटिंग, मोरो, ग्रैस्प, वेवेंस्की, अभी मतलब धीरे धीरे रूटिंग करना सीख लेता है, मोरो सीख लेता है, ग्रैस्प करना, चीजों को ग्रैस्प करना सीख लेता है, एंड बेबिंस्की भी सीख लेता है। क्या क्या फिजिकल स्किल्स होती हैं जो इसके अंदर मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर आ जाती हैं, ग्रैस्पिंग, रीचिंग, सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सारी जो स्टेजेस है वो आ जाती है। इसीलिए इन्होंने ये एक्रोनिम यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई ये क्या क्या चीजें सीख जाता है एक बच्चा। ठीक है, इसके बाद सेंसरी एबिलिटीज क्या क्या होती है, कौन कौन सी सेंसरी एबिलिटीज एट द टाइम ऑफ इन्फेंसी बच्चा जो है वो क्लियरली देख नहीं पाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, विजन कब से इंप्रूव होना स्टार्ट होता है, 6 मंथ से वो बच्चा जो है वो क्लियरली विजिबल, उसको चीजें थोड़ी थोड़ी होने लगती हैं। एडल्ट लाइक बाय 1 ईयर, फुल कलर विजन बाय 3 मंथ्स। ठीक है, एडल्ट को मतलब 1 साल तक पूरा क्लियर विजन आ जाता है, बट जो फुल मतलब जो बच्चा जो इन्फेंट होता है उसको कलर्स का कुछ भी पता नहीं होता, मतलब उसको कलर वाला जो विजन होता है उसका डेवलप नहीं होता। बट कब डेवलप हो जाता है कलर विजन, 3 मंथ पे डेवलप हो जाता है, और 1 ईयर पे बच्चा जो है उसको इम्प्रूव हो जाता है उसका पूरा विजुअल वाली चीजें। ठीक है, इसके बाद हियरिंग प्रेजेंट एट बर्थ, हियरिंग जो होती है वो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है इन नॉर्मल डेवलपमेंट, मतलब जो चाइल्ड नॉर्मल चाइल्ड होते हैं उनमें, बट जो डेफ होते हैं उनको थोड़ी सी उनको तो नहीं होती ऑब्वियसली, जो प्रेजेंट नहीं होती उनके अंदर जो हियरिंग पावर होती है वो, बट जो नॉर्मल डेवलपमेंटल चाइल्ड्स होते हैं नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर उस बच्चे के पास हियरिंग बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। टच, पेन, स्मेल, स्मेल, टेस्ट, ये सारे सेंसरी जितने भी आपकी एबिलिटीज हैं ये सारी न्यूबॉर्न्स में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स जो हैं आपकी हर स्टेज की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, इसके अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है इसके अंदर भी क्या होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं। अब जैसे देखो सेंसरी मोटर स्टेज कब होती है, 0 to 2 years। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, लर्न थ्रू सेंसेस और मोटर एक्शन। ये कैसे लर्न करते हैं, सेंसेस और मोटर एक्शन दोनों को कंबाइन करके जो चीजें लर्न होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आती हैं, और ये कब होता है, 0 to 2 years के बीच में होता है। ठीक है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है वहां पर, तो उस बच्चे के दिमाग से वो चीज निकल जाएगी। जब तक उसके सामने प्रेजेंट है, ठीक है, उसको दिखाई दे रही है, उसके अंदर है दिमाग में, बट जैसे ही वो गई तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, डेवलप्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस बाय 8 मंथ्स, बच्चा कब से डेवलप कर लेता है, 8 मंथ से जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस डिलीट जो है डेवलप कर लेता है। अर्ली लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, बैबलिंग, मतलब बै 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 ऐसे कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो यूज करना बच्चा 3 to 6 मंथ्स में स्टार्ट कर देता है। आपने देखा भी होगा, आपके छोटे भाई बहन होते हैं, कजिन्स होते हैं, उन लोगों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट किस तरीके से चलती है, तो हम लोगों ने बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चीजें देखी हुई होती हैं, बट स्टिल जब हम रीड करते हैं तभी हमें समझ में आता है ना। उससे पहले हमें क्या लगता है कि हाँ ये तो एक बच्चा, ये तो ऐसे करेगा, बट सी किस तरीके से इन्होंने एनसीईआरटी में पूरा डाला हुआ है, एंड साइकोलॉजी के अंदर ये कैसे रिलेट किया जाएगा वो भी अभी आप देखोगे। ठीक है, मेमोरी टिप क्या है इसकी, बाई सेंसरी मोटर इज इक्वल्स टू सेंसेस प्लस मूवमेंट, इसको ऐसे आपको याद रखना है, सेंसेस प्लस मूवमेंट इज इक्वल्स टू सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, और इसमें कुछ ये 3-4 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीजें भी ऐड करनी है। ठीक है, बाकी तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट। उसके बाद तुम्हारा आता है इसी में सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट भी आता है भाई। इसमें क्या होता है, अटैचमेंट, इसमें क्या होता है, अटैचमेंट जो है बच्चा सीख जाता है, किससे, हार्लो की एक स्टडी बताई गई है, तुम्हारी एनसीईआरटी में पूरी स्टडी लिखी हुई है, वो एक बार तुम उसको रीड कर लेना जरूर, बट इसका जो वो है पूरा एक कंक्लूजन वो मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्टेक्ट इज इक्वल्स टू कंफर्ट। ठीक है, कॉन्टेक्ट कंफर्ट इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन फूड। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि क्लोथ मदर प्रेफर्ड। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो मदर होती है उससे बच्चे को क्या हो जाता है, एक अटैचमेंट हो जाती है, जो उसका केयर टेकर होता है या मदर होती है जो भी होती है उनकी सबसे क्लोज जो होती है उसको क्या होती है, वही इंसान होता है जो उसको क्या कर रहा होता है, फीड कर रहा होता है। ठीक है,
क्लोज इमोशनल बॉन्ड विद केयर गिवर्स, इसने क्या बोला कि केयर गिवर्स के साथ उसका क्लोज बॉन्ड हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई मदर हो, फिर दूसरी किसी फैमिली ने उसको अडॉप्ट कर लिया बच्चे को, है ना, तो उसका जो केयर कर रहा होगा उसी से क्या होगा, उसको ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगी, जो उसको फीड कर रहा होगा उससे ज्यादा उसको अटैचमेंट हो जाएगी। ठीक है, एरिक्सन की थ्योरी बोलती है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की जो आपकी थ्योरी है, किसने दी है, एरिक एरिक्सन ने दी है। इन्होंने बोला है कि जो ट्रस्ट होता है और जो मिसट्रस्ट होता है वो इसी स्टेज में बच्चे का डेवलप हो जाता है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। कैसे? अब जो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनके लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पेरेंटिंग करेंगे, उनकी अटेंशन देंगे उनको, है ना, अच्छे से उनकी केयर करेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे उनको, है ना, उनका सेंसिटिव पेरेंटिंग होगी, तो वो क्या होगा, सिक्योर अटैचमेंट हो जाएगी उनको टुवर्ड्स वर्ल्ड, उनका कैसा एक पॉजिटिव व्यू होगा। पर जिन बच्चों का ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, उन लोगों का जिनकी पेरेंटिंग अच्छे से हुई होगी, उनको केयर मिली होगी, उनको टाइम पे फूड मिला होगा, अच्छे से अटेंशन मिली होगी, तो उनको वर्ल्ड के लिए क्या होगा, एक पॉजिटिव व्यू होगा, ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। बट अगर उसी बच्चे का कैसा मिसट्रस्ट कब डेवलप हो जाएगा, जब उसके जो मतलब जो पेरेंट्स होंगे बच्चे के, वो उसकी इनसेंसिटिव पेरेंटिंग करेंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे, अगर वो रो रहा है तो रो रहा है, कोई मतलब नहीं है ना। तो ये सारी चीजें क्या करती है, मिसट्रस्ट डेवलप कर देती है एक बच्चे के अंदर, उसकी इनसिक्योर अटैचमेंट आ जाती है और वो मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। ठीक है, उसको लगता है कि दिस इज द हार्श वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी आती है चाइल्डहुड की स्टेज। ये क्या है, 0 to 2 years टू आपकी 11 years तक चलती है ये चाइल्डहुड की स्टेज। इसमें क्या होता है, आपका थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है, आपकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि बर्थ से इन्फेंसी में कितनी जल्दी जल्दी चीजें डेवलप हो रही थी, बट इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, ये थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। इसमें सबसे पहले आती है भाई फिजिकल डेवलपमेंट होती है। इसके दो प्रिंसिपल्स बताए, इंपॉर्टेंट दो वर्ड बच्चे भूल जाते हैं बहुत बार कि ये क्या वर्ड है, समझ में नहीं आते, इवन दो एनसीईआरटी में उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, बट स्टिल समझा देती हूँ। ये दो वर्ड ही आपके इंपॉर्टेंट है इसमें, कैसे किस तरीके से तुम्हारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है इन द चाइल्डहुड स्टेज। तो सिफेलोकॉडल ट्रेंड होता है इसमें, कैसे कि भाई हेड टू टेल एक बच्चे का कैसा डेवलपमेंट होता है, अपर बॉडी का होता है, उससे उसके बाद नीचे से आता है, मतलब ऐसे हेड टू टेल, ऐसे इस टाइप से आपका जो कंट्रोल होता है वो पहले अपर बॉडी पे स्टार्ट होता है एंड देन लोअर बॉडी से खत्म होता है। ठीक है, इस टाइप से आपका जो होता है हेड टू टेल आपका डेवलपमेंट होता है इस स्टेज में, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड। प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड क्या होता है भाई, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, इसमें क्या होता है आपकी टॉर्सो टू लिम, है ना, इस टाइप से होता है, मतलब सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, इसमें इस टाइप से डेवलपमेंट होता है। पहला ये वाला आपको समझ में आ गया, एंड दूसरा आपका ये इस टाइप से होता है। ठीक है, चलो इसके थोड़े से ये जो नेम्स हैं थोड़े से टेक्निकल हैं, थोड़े से हार्ड टू प्रोनाउंस हैं, बट आपको इसकी ये जो स्पेलिंग्स हैं अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है कि भाई अपियर स्लिमर, थोड़ा सा क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं थोड़े से स्लिमर अपियर होने लगते हैं। ब्रेन और उनका हेड जो होता है वो ग्रो हो जाता है, रैपिडली इंक्रीज हो जाता है साइज और उनके स्ट्रेंथ में। ठीक है, जो बच्चा होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी का। उसके बाद क्या है भाई, बी आता है तुम्हारा मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या होती है, तुम्हारी ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती है वो डेवलप हो जाती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं, हमारी लार्ज मसल्स वाली जो होती हैं। ठीक है, हॉपिंग, जंपिंग, रनिंग वगैरह जितनी भी होती है ये हमारी डेवलप हो जाती है। उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स कौन सी होती है, फिंगर डेक्सटरिटी, मतलब हमारी बिल्डिंग ब्लॉक, जिग्सॉ पजल्स वगैरह जो होती हैं वो भी स्किल्स जो होती है हमारी डेवलप हो जाती हैं। आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आई और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन होता है किसी चीज को कैच करना, है ना, इस टाइप से ये वाली जो सारी होती है हमारी डेवलपमेंट, ये भी स्किल्स डेवलप हो जाती है। हैंड प्रेफरेंस डेवलप, मतलब कि किस बच्चे को कौन से हाथ से लिखना है ना, कौन सा हैंड ज्यादा यूज करना है, लेफ्ट हैंड से उसको राइट करना है या राइट हैंड से राइट करना है, ये आपकी जो होती है हैंड प्रेफरेंस वो इस स्टेज में डेवलप हो जाती है। किसके अंदर, मोटर डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगेन। अब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्होंने क्या बताया, इसमें भी इन्होंने कुछ स्टेजेस बताई है।
प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब हमेशा तुम्हें ये याद रखना है कि कौन सी स्टेज, मतलब कौन सी चाइल्डहुड की स्टेज में कौन सी ये जो तुम्हारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आया है, ये कौन कौन से टाइप से आया है, कौन कौन सी स्टेजेस इसके अंदर है ना। इन्फेंसी में कौन सी थी, चाइल्डहुड में कौन सी थी, और इसके बाद अब ये वाली कौन सी है। ठीक है, चलो अब देखो फर्स्ट इसका बताया, इन्होंने कहा कि इन्होंने भी इसके भी स्टेजेस बता दिए कि 2 से 7 साल तक कौन सी होती है। फिर उसके बाद ये 7 to 11 ईयर की 2 स्टेजेस इन्होंने दी हुई है। मैं इसका एक काम करूंगी, आप लोगों को माइंड मैप जरूर प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पे या फिर आपके ऐप पर, तो आप वहां से एक्सेस कर लेना इसका माइंड मैप, जिससे आपको इजी हो जाएगा जो भी चीजें आपकी रिकैप हुई होंगी उसको रिवाइज करने में। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है तुम्हारी 2 to 7 ईयर्स होती है। इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक थॉट जो होते हैं तुम्हारे, प्रिटेंड करना, प्लेइंग, ड्राइंग वगैरह, ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। ईगोसेंट्रिज्म डेवलप हो जाता है, इट्स मी, इट्स ऑल मी, ईगोसेंट्रिज्म है ना, कि मैं, मेरा, ये, मेरी ये चीजें है ना, मेरा वाली ये जो वर्ड होता है कि यार ये चीज मेरी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बुक है, ये सारी चीजें क्या होती है, डेवलप हो जाती है। इसके बाद एनिमिज्म डेवलप हो जाता है, मतलब इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर अलाइव। इन्होंने क्या बोला, एनिमिज्म डेवलप हो जाता है। एनिमिज्म क्या, मतलब जो चीजें नहीं, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स अलाइव नहीं है ना, जैसे कि रोड, रोड हर्ट मी है ना, ये क्या बोल रहा है कि रोड जो है वो मुझे हर्ट कर देगी। अब जबकि रोड हर्ट नहीं कर सकती, आपको जो कार वहां पर आ रही है वो हर्ट कर सकती है, आपको जो बाइसिकल वहां पर आ रही है, बाइक आ रही है, वो हर्ट करेगी। बट उसको क्या लग रहा है, बच्चे को एनिमिज्म डेवलप हुआ है ना, तो उसको लग रहा है कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी अलाइव हैं और वो उसको हर्ट कर सकते हैं या फिर वो किसी भी तरीके से चल सकते हैं। आपने देखा है कि कभी-कभी हम क्या करते हैं, जब बहुत छोटी थी, छोटे होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, बुक को देख के है ना, बुक में जो डायग्राम्स होते हैं वो उसको देख के सोचते हैं, एनिमेट करते हैं कि हाँ ये ऐसा है, मैंगो, ये सच में मैंगो ऐसा ही होता होगा है ना, ये सारी चीजें तो क्या करते हैं, वो इनएनिमेट करते हैं, एनिमिज्म डेवलप हो जाता है उनके अंदर। इंट्यूटिव थॉट आ जाता है कब, 4 to 7 ईयर्स में। मैनी वाई क्वेश्चंस है ना, छोटे बच्चों को देखा होगा हमेशा वाई क्वेश्चंस, एड्स भी बहुत सारे बने हैं इस चीज के ऊपर कि बच्चे पूछते रहते हैं वाई, ये क्या होता है, ये क्यों होता है ना। कई मूवीज में भी दिखाया गया है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वहां पर है ना। तो ये क्या है, क्योंकि भाई उनके अंदर इंट्यूटिव थॉट जो होता है 4 to 7 ईयर्स के अंदर डेवलप हो जाता है। देन सेंट्रेशन डेवलप हो जाता है, फोकस ऑन वन फीचर ओनली। ठीक है, इसके बाद इसकी मेमोरी टिप अगर मैं आपको दूं तो है कि भाई सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन फीचर। ठीक है, सेंट्रेशन भूलना नहीं है कि एक फीचर के ऊपर जब कंसंट्रेशन होगा बच्चे का तो दैट इज बेसिकली आपका सेंट्रेशन। ठीक है, आई होप आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो है पियाजे का दैट उसका फर्स्ट स्टेज समझ में आ गया होगा, जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कब से कब तक होता है ये भी समझ में आ गया होगा, और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगेन बोलूंगी, एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट। शॉर्ट नोट्स तुम्हें प्रोवाइड हो जाएंगे बट स्टिल एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक है तुम्हारा, 7 to 11 ईयर्स, क्योंकि भाई हमारा जो ये वाली स्टेज है चाइल्डहुड की, ये कब से कब तक चल रही थी, 3 to 11 ईयर्स चल रही थी ना। तो ये तुम्हारी जो है वो चलेगी 2 to 11 ईयर्स चल रही थी, तो दिस इज बेसिकली 7 to 11 ईयर्स। दूसरा आपका स्टेज आया किसके अंदर, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, लॉजिकल थॉट अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए हमारी लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो डेवलप हो जाती है। ऑपरेशंस, मेंटल एक्शन दैट आर रिवर्सिबल, मतलब जो हम कर रहे हैं और हमारे जो मेंटल एक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। रिवर्स में भी हम, मतलब पीछे जाके भी उस चीज को क्या कर सकते हैं, मेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, सेम अमाउंट डिस्पाइट शेप चेंज। इसमें क्या हम कंजर्वेशन जो होती है, मतलब सेम अमाउंट डिस्पाइट शेप चेंज, जो हमारी, आपने देखा है क्ले वाले जो होते हैं है ना, क्ले वाले जो चीजें होती है, क्ले वाले जो टॉयज होते हैं वो हम बहुत ज्यादा मजा आता है हमें खेलने में बचपन में है ना। तो वो सारी चीजें उन्होंने बताया, सेम अमाउंट डिस्पाइट सेम चेंज, शेप चेंज। ठीक है, हमें समझ में आने लगता है कि भाई इसका जो अमाउंट है वो सेम है जबकि शेप जो है उसकी चेंज हो गई है। डिक्लाइन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, मेरा 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 करना, ये चीजें थोड़ी सी डिक्लाइन आ जाता है इस स्टेज पे। ठीक है,
कैन नॉट डू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, नो एल्जेब्रा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मतलब एब्स्ट्रैक्ट वाली जो थिंकिंग होती है, ये भाई खतरनाक वाली एल्जेब्रा वगैरह, ये चीजें अभी क्या होता है, ये वो नहीं कर पाते हैं अभी, ठीक है, इन दिस स्टेज। ठीक, इसके बाद क्या आता है भाई, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट मतलब सोशल और इमोशनल। इसमें क्या होता है भाई, एरिक्सन ने बताया है कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसमें ये इन लोगों का डेवलप हो जाता है, गिल्ट है ना, इनिशिएटिव लेना, गिल्ट, ट्रिप में जाना, ये सारी चीजें क्या होती है इस वाली स्टेज में, इतने इयर्स पर डेवलप हो जाती है। अर्ली चाइल्डहुड, फिजिकल सेल्फ डिस्क्रिप्शंस आने लगते हैं कि आई एम टॉल, आई एम शॉर्ट, है ना, आई एम फेयर, आई एम डार्क, ये सारी चीजें इनके अंदर आ जाती है इन्हें समझ में। लेट चाइल्डहुड में क्या होता है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं कि उन्हें समझ में आने लगता है आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट, ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। सोशल कंपैरिजन आ जाता है इनके अंदर, आई गॉट मोर मार्क्स देन अतुल, है ना, दूसरे बच्चे के मुकाबले मेरे ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो ये क्या हो रहा है, एक कंपैरिजन डेवलप हो गया कि मेरे तो 10 मार्क्स आए हैं, उसके तो सिर्फ 5 आए हैं, है ना, तो ये चीजें क्या हो जाती है बच्चों में डेवलप हो जाती है। इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर देते हैं, फ्रीडम फॉर सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज, है ना, कि मुझे कुछ करना है, ऐसा करना है मुझे, है ना, ये बॉटल मुझे फिल करके लानी है, ये टाइप की चीजें जो होती है बच्चों के अंदर, सिर्फ ये एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉटल भर के लानी है ये हो जाएगा एक्टिविटी डेवलप। फ्रीडम फॉर सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद गिल्ट, अगर वो कुछ बुरा करेंगे या फिर उनको पेरेंट्स जो होंगे वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे, तो क्या होगा, उनको गिल्ट होगा कि मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तो ये भी इस वाली स्टेज में डेवलप हो जाती है, ठीक है। नाउ जेंडर एंड सेक्स रोल, ये भी आपका एक बॉक्स में बताया गया है, एक बार इसको जरूर रीड कर लेना, ठीक है। मतलब इन्हें समझ में आने लगता है कि भाई मेरा जेंडर क्या है, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, क्या हूँ, ठीक है, बायोलॉजिकल मेल फीमेल इन्हें समझ में आने लगता है कि ये क्या है, इनका जेंडर सोशल डायमेंशन जो होता है इन्हें पता चल जाता है। जेंडर आइडेंटिटी बता दी मैंने, बाय द एज ऑफ 3 इनकी डेवलप हो जाती है। सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, ये इन्फ्लुएंसेस इनका स्टार्ट हो जाता है। अब भाई देखा ही होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे भी क्या हो रहे हैं, रील्स चला रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है उनका सोशल मीडिया के साथ भी, ठीक है, तो इनके साथ एक्सपोजर इनका बढ़ जाता है, इन्फ्लुएंसेस आने लगते हैं, जिस तरीके का वो मीडिया से कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, जिस तरीके का भी वो कंज्यूम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन या फिर जो भी कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं, उस तरीके का उनका इन्फ्लुएंस उन पे पड़ने लगता है, ठीक है, उनके पेरेंट्स का, उनके पियर्स का, सबका, ठीक है। इसके बाद जेंडर टाइपिंग, जेंडर टाइपिंग क्या मतलब, चिल्ड्रन एक्टिवली ऑर्गेनाइज वर्ड बाय जेंडर। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो एक्टिवली क्या ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ड को जेंडर वाइज, है ना, कि ये तो लड़की है, ये लड़का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये चीजें इनके अंदर डेवलप हो जाती है, ये वाली थिंकिंग, ठीक है। पीयर इन्फ्लुएंसेस, पीयर इन्फ्लुएंसेस, इनके दोस्तों का इनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता है ना, आपने देखा होगा जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत कंसर्न होते हैं जब छोटे हम होते हैं, अभी बड़े पे भी होते हैं, मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी होते हैं, बट छोटे पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि इसके साथ नहीं खेलना है, उसके साथ नहीं खेलना है, क्यों, क्योंकि भाई बच्चा जो होता है उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है उसके दोस्तों का। सोशल वर्ल्ड एक्सपेंड्स बियॉन्ड फैमिली, मतलब पीयर ग्रुप बढ़ने लगता है, बच्चों को फैमिली के अलावा भी लोग जो होते हैं वो दोस्त बनाने लगते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं 2 से 11 साल के, उनके क्या होते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। रिफाइन सोशल स्किल्स एंड ट्राई बिहेवियर्स, उनकी सोशल स्किल जो होती है वो रिफाइन हो जाती हैं और अच्छी हो जाती है, और जो बिहेवियर्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, उनके इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं पीयर ग्रुप के या फिर जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो भी उनके अंदर आने लगते हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर आपका चाइल्डहुड, एंड देन उसके बाद तुम्हारा मोरल डेवलपमेंट भी होता है, दैट इज कोलबर्ग की स्टडी में बताया गया है, कोलबर्ग की जो रिसर्च है उन्होंने बताया है कि जो 9 साल से बाद के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, यंग चाइल्ड उनको बोला हुआ है इन्होंने, कोलबर्ग ने, इन्होंने बोला है कि इन्हें राइट और रॉन्ग के बीच में, पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बीच का जो वो है कंपैरिजन है, वो समझ में आने लगता है कि क्या डिफरेंस है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पनिशमेंट है, क्या रिवॉर्ड है, ठीक है, इनके अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है। अर्ली एडोलेसेंस में रूल्स इंटरनलाइज टू विन अप्रूवल, ये क्या करते हैं भाई, अप्रूवल लेने के लिए, सामने वाले से तारीफ, प्रेज
पाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं, अपने जो रूल्स होते हैं, इंटरनल जो चीजें होती हैं वो सोच सोच के वो उस तरीके से काम करते हैं जिससे उनको क्या मिले, प्रेज मिले, अप्रूवल्स मिले बाहर से। ठीक है। ग्रेजुअली डेवलप्स पर्सनल मोरल कोड। क्या डेवलप हो जाता है, पर्सनल मोरल कोड, कि मुझे इस सोसाइटी में, मतलब मुझे किसी के सामने किस तरीके से बिहेव करना है, क्या करना है, मोरल कोड है ना, किस तरीके से अपने कोड एंड कंडक्ट जो चीजें होती है ना, कि किस तरीके से मुझे बिहेव करना है, दैट विल बी ग्रेजुअली डेवलप इन दिस स्टेज। सो दिस इज ऑल फॉर तुम्हारा चाइल्डहुड एंड आई होप ये सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगेन अगेन एंड अगेन आई विल से कि जितने भी एनसीईआरटी में बॉक्सेस दिए हुए हैं एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलो, क्योंकि देखो आई नो कि दिस इज 11th क्लास एंड यू विल थिंक के यार ये तो होम बोर्ड होता है या तो स्कूल के ही टीचर जो होते हैं पेपर बनाते हैं, एवरीथिंग इज लाइक दैट, बट व्हेन यू विल रीच योर क्लास 12th या फिर हायर स्टडीज में, तो वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि क्लास 11th जो था वो फर्स्ट बेस था तुम्हारा। एंड अगर तुम फर्स्ट स्टेप में अच्छे से तुम वो चीजें नहीं पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, एक आधा घंटा ज्यादा लग जाता है पढ़ने में, तो अगर वो तुम कर ले रहे हो अभी, तो आगे तक के लिए तुम्हें वो चीजें जो होती हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाती है ना। क्योंकि क्लास में जब लेक्चरर पढ़ाने आता है ना, मतलब कॉलेजेस में या फिर है ना, तो वो क्या बोलते हैं कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 11th, आई विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन। तो दिस इज द थिंग कि भाई हमेशा अच्छे प्रोफेसर्स मिलना इज अ थिंग, कि हाँ भाई मुझे मिल गए अच्छे प्रोफेसर्स है ना, उन्होंने पूरा बेसिक से पढ़ाया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यही होगा कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th है ना, या फिर क्लास 12th, एंड अगर अभी से बेसिक्स जो आप क्लियर लेके नहीं चलोगे तो आपको क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इशू फेस करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये चीजें जो है अगर क्लियर नहीं होंगी तो आगे की स्टडीज में आपको जाके दिक्कत होगी। एंड साइकोलॉजी का आपको पता है इंडिया के अंदर कितना कंटेंट मिलना इज वेरी टफ, बहुत ही फ्यू जो है आपके लेक्चरर्स जो है या फिर आपके जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं इस चीज की स्टडीज को, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं इससे एक्सपोज़ नहीं हैं अभी, या फिर जिन बच्चों के पास है भी तो उन्हें नहीं पता कि यहाँ ऑनलाइन भी स्टडीज़ चल रही हैं साइकोलॉजी की। सो दिस इज़ द, मतलब मैं बोलूँगी एक बुरा चीज़ है कि इतनी ज़्यादा ये जो इतना अवेयरनेस वाला सब्जेक्ट है उसको ही इतना एक्सपोज़र नहीं मिला हुआ है इन आवर कंट्री टिल नाउ। ठीक है, चलो, चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस, 11 टू 18 टू 20 ईयर्स जो होती है वो हमारी एडोलेसेंस की स्टेज चलती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है ये चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड का। इसमें क्या होती है, प्यूबर्टी आ जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है बच्चे के अंदर, है ना, प्यूबर्टी जो टीनेजर्स होते हैं उनके अंदर प्यूबर्टी। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या फिजिकल डेवलपमेंट होता है भाई प्यूबर्टी के अंदर, प्यूबर्टी के अंदर होता है कि भाई सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं हमारे वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, ओवरीज, टेस्टिस, ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी डेवलप हो जाती हैं प्यूबर्टी की स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज में ये चीजें होती हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, साइंस ऑफ मेच्योरिटी, फेशियल हेयर्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपकी डेवलप हो जाती हैं इन योर सेकेंडरी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली प्यूबर्टी में यही है। ठीक है। उसके बाद चेंजेस क्या क्या आते हैं, बॉयज के अंदर ये चेंजेस आते हैं कि भाई ग्रोथ हो जाती है, फेशियल हेयर, वॉइस चेंज हो जाती है। गर्ल्स के अंदर क्या आता है, इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजी के अंदर सारे सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा रहता है और बायोलॉजी का बहुत ज्यादा पार्ट रहता है। ठीक है। जो बच्चे बायोलॉजी हेट करते हैं उनको थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा कि उनको थोड़ी बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है। चलो, इसमें क्या होता है भाई, गर्ल्स के अंदर हाइट ग्रोथ जो होती है वो मेनार्क, मतलब जब मेंस्ट्रुएशन ऑनसेट होता है तब तक ही हाइट उनकी ग्रो होती है, एंड देन उसके बाद उनकी ग्रोथ स्पर्ट। बॉयज जो होते हैं वो 12 टू 13 ईयर्स उनका स्टार्ट होता है ये सारे चेंजेस आना, एंड गर्ल्स में 10 टू 11 ईयर्स। ठीक है। अब सबका डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स, बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक्स एंड ऑल, बट बेसिकली जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या क्या आ जाते हैं, इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स। ठीक है। ऑपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट आने लगता है बच्चों का, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सारी चीजें बनने लगती हैं इनकी इस एज पे आके, प्यूबर्टी की एज पे। सेक्सुअल आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है, और प्री ऑक्यूपेशन विद फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये लड़का है ये लड़की है। ठीक है। इसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कौन सा क्या होता है भाई इनके अंदर, इनके अंदर फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट डेवलप हो जाता है 11 टू 15 इयर्स की एज में। इसमें क्या है भाई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग,
जस्टिस, फ्रीडम की क्या चीजें सही हैं, मतलब तुम्हें समझ में आने लगेगा कि ये बताएंगे कि ये जस्टिफाई करना सीख जाएंगे, है ना, चीजों को। थियोरेटिकल फ्री कॉन्सेप्ट आ जाएंगे इनके अंदर, फ्रीडम की, है ना, कि भाई हाँ आई कैन डू दिस बाय माई सेल्फ, है ना, मुझे किसी की नीड नहीं है, ये चीज मैं खुद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। आइडियलिस्टिक थिंकिंग हो जाएगी इनकी, आइडियल सेल्फ, है ना, जो दो चीजें होती है हमारी, आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ, ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। क्वेश्चन अथॉरिटी आ जाएगी इनके अंदर, है ना, एक अथॉरिटेटिव फीलिंग। उसके बाद सिस्टम प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी। अब भाई जब हम थोड़े से एज में बड़े हो जाते हैं तो हमें क्या मिलने लगती है, थोड़ी सी रीजनिंग, ये वाले जो होते हैं मैथ्स के अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ सम्स आ जाते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर आ जाते हैं हमारे, क्यों, क्योंकि हमारी हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो इस टाइम पे डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसके बाद मोरल रीजनिंग जो होती है वो भी डेवलप हो जाती है, जिसमें हमें पर्सनल मोरल कोड मिल जाता है, मे डिफाइन नॉर्म्स, ठीक है। इसके बाद नॉर्म्स क्या होते हैं, अनरिटन सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं हमारे, दैट विल डेवलप इन दिस स्टेज। अब अडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, ये किसने दिया हुआ है, डेविल एल्काइंड ने दिया है। इन्होंने बोला है कि भाई इस स्टेज में एक अडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म नाम की चीज भी जो होती है वो डेवलप हो जाती है, और ये किसके अंदर आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आती है, ठीक है। इस इन्होंने क्या बोला कि भाई इमेजिनरी ऑडियंस, मतलब ये बच्चे इमेजिन करना, मतलब सामने कोई नहीं है बट स्टिल दे विल बी एबल टू इमेजिन कि सामने भाई इमेजिनरी ऑडियंस है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं इन्होंने, एक भाई बताया, एवरीवनस वाचिंग जजिंग मी, ठीक है। इनके अंदर क्या आ जाती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाती है ना, कि मुझे इस तरीके से ड्रेसअप होना है ना। आपने देखा होगा जो बीए वाले बच्चे होते हैं, मतलब प्यूबर्टी वाले बच्चे, इनको एक सेंस ऑफ वैली, मतलब एक अलग ही इनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस आती है, जो धीरे 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 हम एडल्ट्स में खत्म कम होती जाती है ना, कि इनके अंदर बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी कि मुझे आई शुड वेयर दिस, है ना, या फिर आई शुड लुक लाइक दिस, तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस के अंडर आता है, ठीक है। एवरीवन इज वाचिंग मी, या फिर इन्हें एक सेंस होता रहता है कि एवरीवन इज जजिंग मी, ठीक है, सब मुझे जज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, इन्होंने फिर से एक ये दिया हुआ है कि भाई लाइक बॉलीवुड स्टाइल के लोग क्या कहेंगे, ये चीज डेवलप हो जाती है बेसिकली, ठीक है, लोग क्या कहेंगे। इसके बाद पर्सनल फैबल, नो वन अंडरस्टैंड मी, ये वाली सेंस ऑफ यूनिकनेस इनके अंदर डेवलप हो जाती है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, फैमिली मेंबर्स जो है मुझे नहीं समझते। और इसी स्टेज पर क्या होता है, बहुत सारे मतलब बच्चों को बताते नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ चीजें डिस्कस नहीं करते, डिस्क्लोज नहीं करते, एंड दे टेंड टू मतलब टेक सम डिसीजंस जो कि उनके लिए ठीक नहीं होते। तो ये वाली इस वजह से आती है क्योंकि इनके अंदर एक सेंस ऑफ यूनिकनेस डेवलप हो जाता है। दे थिंक नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट ट्रस्ट मी एवरीवन डू अंडरस्टैंड यू। कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझते बट ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, ठीक है। फॉर्मिंग एंड आइडेंटिटी, फॉर्मिंग एंड आइडेंटिटी मतलब भाई एरिक्सन ने बताया कि आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन जो होता है इनके अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। क्वेस्ट, हु एम आई, व्हाट आर माय वैल्यूज, ये वाली जो कंफ्यूजन्स होती हैं बेसिकली ये डेवलप होती हैं इनके अंदर, ठीक है। प्राइमरी टेस्ट क्या होता है इनका कि एस्टेब्लिश आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम पेरेंट्स। इन्होंने क्या बोला, इनकी डिटैचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। पहले जब बच्चा होता है उसको क्या लगता है कि भाई आई बिलोंग टू माय पेरेंट्स, है ना, आई बिलोंग टू माई पेरेंट्स, मेरी फैमिली सब कुछ है, मेरे फ्रेंड्स सब कुछ है। बट इसमें क्या होता है, डिटैचमेंट की प्रोसेस जो होती है वो डेवलप हो जाती है। ये बोलते हैं कि भाई मेरी आइडेंटिटी जो है वो मेरे पेरेंट्स से सेपरेट है। तो दैट इज आपका प्राइमरी टास्क ऑफ फॉर्मिंग आइडेंटिटी, ठीक है। इसके क्या आउटकम होते हैं, कोपिंग, न्यू सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप हो जाता है इनके अंदर। आइडेंटिटी कंफ्यूजन होने लगती है, आइसोलेशन और लॉस्ट इन क्राउड, ठीक है। आइसोलेशन आने लगता है इनके अंदर, ठीक है, अकेला रहना स्टार्ट कर देते हैं, अपने पेरेंट्स से ज्यादा चीजें नहीं बताते, पेरेंट्स को ज्यादा भाव नहीं देते, काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस क्या होता है इसमें, इन्फ्लुएंसेस होते हैं भाई कल्चर, फैमिली, एथनिसिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेट, इनके ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों पर तुम्हारा क्या होता है, सारा इन्फ्लुएंस होता है। तुम्हारी कल्चर कैसा है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी एथनिसिटी, तुम्हारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो सारी चीजें तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस डालना स्टार्ट कर देती है। पीयर रिलेशनशिप्स, मोर टाइम विद पीयर्स,
मैंने क्या बताया कि भाई पेरेंट्स के साथ तो इनका डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है। इनका क्या होता है कि भाई मेरे फ्रेंड्स ही मेरे सब कुछ है, क्योंकि वो मुझे समझते हैं, वो मेरे ही एज के हैं, है ना? तो एज ग्रुप के हैं, तो ये इन्हें लगता है कि भाई मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वोकेशनल कमिटमेंट स्टार्ट हो जाती है, करियर थिंकिंग भी स्टार्ट हो जाती है ना एट द टाइम 15-16, ये वाली जो एज होती है इसमें हम क्या करते हैं कि मुझे ये डॉक्टर बनना है, नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो मैंने साइकोलॉजी ऑप्ट कर ली क्लास 11th में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद मेजर कंसर्न्स और चैलेंजेस क्या आते हैं इस स्टेज पर? दैट इज़ डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी क्या होता है? सोशली अनएक्सेप्टेबल टू क्रिमिनल एक्ट्स। अब जब तुम अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाओगे, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने ही एज ग्रुप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, है ना? कुछ इस चीज़ों में आइसोलेशन में चले जाओगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने लगोगे जिससे तुम्हें कोई मोरली करेक्ट करने के लिए अभी उस टाइम पे क्योंकि तुम एक तो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हो, जिससे तुम इतने ज़्यादा राइट डिसीजंस ले पाओ, तो क्या होगा? तुम सोशली अनएक्सेप्टेबल क्रिमिनल एक्ट्स में भी जा सकते हो उस एट दैट टाइम ऑफ पीरियड, अगर तुम्हें अच्छे से गाइडेंस नहीं मिली तो, ठीक है? एसोसिएटेड विद नेगेटिव आइडेंटिटी, लो अचीवमेंट, फैमिली डिस्कॉर्ड, पॉवर्टी, ठीक है? इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे हो सकता है ये? क्योंकि अगर तुम्हारी नेगेटिव आइडेंटिटी है ना, अगर तुमने खुद को किससे एसोसिएट कर लिया, नेगेटिव आइडेंटिटी से, लो अचीवमेंट से, फैमिली डिस्कॉर्ड, पॉवर्टी, ये सारी चीजें तुम्हें अफेक्ट करती हैं और लेके जाती हैं किधर? क्रिमिनल एक्ट्स की तरफ, ठीक है? रिडक्शन कैसे कर सकते हो इसका? पॉजिटिव रोल मॉडल्स, है ना? कुछ ऐसे अपने पॉजिटिव रोल मॉडल्स बनाओ, अपने एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, या फिर तुम्हारी फैमिली में, या फिर कोई भी है ना रोल मॉडल। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट हमें हर इन्फ्लुएंसर ठीक नहीं है ना? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया को, तो वहाँ पर एक्सपोज़र बहुत कम ही ऐसा है कि जो लोग कंज्यूम करेंगे एक पॉजिटिव साइड ऑफ इंस्टाग्राम या पॉजिटिव साइड ऑफ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात कहूँ, हमेशा वहाँ पर ज़्यादातर क्या चलता है? नॉनसेंस की चीज़ें आप लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हो एट योर मतलब जब आप अपनी इस एज में होगे, तो आप ज़्यादातर वही जो होगा कंज्यूम करोगे कंटेंट को, जो आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा या जो आपको ज़्यादा एंटरटेनमेंट देगा। ठीक है? तो आपको हमेशा पॉजिटिव रोल मॉडल्स अपने सेट करने चाहिए एंड सेल्फ वर्थ जो होती है वो डेवलप करनी चाहिए, कि जिससे कि आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े। ठीक है? इसके बाद तुम्हारा आता है इसी में सब्सटेंस सब्सटेंस अब्यूज भी इसमें आप स्टार्ट कर देते हो, है ना? नॉट एवरीवन, आई एम सेइंग कि इसी वाली एज में आपका एक्सपोजर होता है टुवर्ड्स सब्सटेंस अब्यूज, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स। रीजंस क्या होते हैं? पीयर प्रेशर, ठीक है? किसी बच्चे ने ऐसा पीयर ग्रुप बना लिया जहां पर ये सब कुछ कर रहे हैं, वो लोग स्मोकिंग मतलब आपके सब्सटेंस अब्यूजेस हो रही है, तो वो भी पीयर प्रेशर में आके करने लगेगा। डिजायर टू एक्ट अडल्ट, है ना? हमें क्या होता है, अडल्ट एक्ट करने की बड़ा मन करता है कि यार हम भी ऐसे एक्ट करें। एक पर्टिकुलर देख लिया कोई इन्फ्लुएंसर या फिर कोई एक्टर ऐसे कर रहा था, तो मैं भी करूंगा, मुझे कूल लगना है, राइट? तो दिस इज बेसिकली डिजायर टू एक्ट एडल्ट। किस में आता है? आपकी इस स्टेज में आता है। एस्केप प्रेशर्स, आप प्रेशर को क्या करते हो? एस्केप करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आप सब्सटेंस अब्यूजेस में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाते हो। ठीक है? वनरेबिलिटी, लो सेल्फ स्टीम आ जाती है आपकी, इंपल्सिव हो जाते हो, बहुत ज्यादा एंग्शियस होने लगते हो इस स्टेज में। ठीक है? प्रिवेंशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, ठीक है? इसका प्रिवेंशन क्या है आपका इन दोनों चीजों का? पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद योर पेरेंट्स, विद योर पीयर ग्रुप्स, एवरीवन। मतलब ये सारी चीजें ही आपको क्या कर सकती हैं? आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप्स आपके टीचर्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स और भी जो हैं उनके साथ, है ना? तो ये सारी चीजें आपको हील कर सकती हैं या फिर आपको प्रिवेंट कर सकती हैं फ्रॉम दीज थिंग्स। ठीक है? एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नॉट इंडल्ज इन सच थिंग्स जो आपकी आगे जाके आपकी बॉडी को, आपकी करियर को, आपकी पर्सनल लाइफ को हेल बना दे। ठीक है? मतलब या फिर डिस्टर्ब कर दे।
ईटिंग डिसऑर्डर्स इसमें डेवलप हो जाते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं टुवर्ड्स देयर बॉडी, है ना, कि अगर कोई फैट है तो वो क्या करेगा, ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप कर लेगा। क्या, क्यों? क्योंकि भाई देखो किस टाइप के होते हैं ये आप अच्छे से पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में, क्लास 12 के अंदर कौन कौन सी ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया हुआ है कि ये वाली स्टेज में आपके डेवलप हो जाते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, स्टारवेशन फॉर थिननेस, ठीक है, मैंने बोला ना कि मतलब अगर कोई मोटा है तो उसको इतना बॉडी कॉन्शियस हो जाएगा वो कि मुझे भाई थिननेस करनी है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, खुद को इतना ज्यादा स्टार्व करेगा, खाना नहीं खाएगा, ठीक है। बुलीमिया, बुलीमिया में क्या होगा, बिंज एंड पर्ज, मतलब इसमें इंसान अपने आप पे कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा, है ना, बिंज करेगा, ठीक है, बिंज ईटिंग, ठीक है, बुलीमिया, ठीक है। उसके बाद प्राइमरली फीमेल अर्बन फैमिलीज, जो अर्बन फैमिलीज की मतलब ये किस में होता है ज्यादा वो बताया गया है, जो अर्बन एरिया की जो फीमेल्स होती हैं वहां पर, ठीक है, अर्बन फैमिलीज की फीमेल्स में, और इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया। अगेन आई एम सेइंग कि बहुत ज्यादा नेगेटिव कंटेंट भी है जो हम कंज्यूम करते हैं, मॉडल्स को देखते हैं, उनका वो चीजें मतलब उनका प्रोफेशन है तो दे ईट लाइक दैट, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं वो लोग, है ना, प्रोफेशनल पूरा जिम ट्रेनिंग एंड ऑल करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उस टाइप का होता है। एंड इफ समवन यूजेस अ नेगेटिव नेगेटिव चीजें जो मतलब सर्जरीज एंड ऑल ये चीजें अगर करवाते हैं तो दे विल इम्पैक्ट देयर हेल्थ। तो हमेशा हमें ये चीजें देखनी चाहिए कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन। एंड जब तक हम मीडिया से ज्यादा, सोशल मीडिया से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे तो क्या होगा, हमें जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव साइड ऑफ इंस्टाग्राम से ही हम या फिर पॉजिटिव साइड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही हम उसको कंज्यूम करें, राइट। तो ये चीजें क्या होती है, हमारी थिननेस आइडियल्स कुछ मॉडल्स बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हो आप, अपने आप को उसी टाइप का देखने लगते हो ना, कि मुझे भी इसके तरीके से बनना है, एंड यू स्टार्ट स्टार्विंग योर सेल्फ एंड एवरीथिंग। तो उसका भी एक पॉजिटिव मैनर होता है जो हमेशा एक अच्छी एडवाइस के साथ आपको करना चाहिए, ठीक है, रेदर देन फॉलोइंग इनटू ईटिंग डिसऑर्डर्स या फिर किसी भी चीज टाइप की सब्सटेंस अब्यूजेस, ठीक है। इसके बाद अडल्टहुड एंड ओल्ड एज, ठीक है, नाउ दिस इज द लास्ट, ठीक है। अडल्टहुड क्या होता है, अर्ली अडल्टहुड इज तुम्हारी 20s, ठीक है, 20s में जो अर्ली 20s होती है दैट इज तुम्हारी अर्ली अडल्टहुड, जिसमें तुम्हारी एक्सप्लोरिंग अडल्ट लिविंग पॉसिबिलिटीज, अब हमें समझ में आने लगता है अडल्टहुड की स्टेज में कि भाई मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे अपना मतलब जॉब भी ढूंढनी है ना, कॉलेज खत्म हो जाता है, जॉब देखनी है, क्या क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स माई फैमिली, वो चीजें फुलफिल करना। डेवलपिंग स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर, एक स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर जो होते हैं बच्चे डेवलप करने लगते हैं, राइट। हम लोग जो हैं अडल्टहुड में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ प्रोफेशन, है ना, करियर पे ध्यान देते हैं, अपनी लाइफ स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस, राइट, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होना बंद कर देते हैं, अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट लाइफ क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। करियर एंड वर्क, अब हमारा फोकस किस पे चला जाता है, अभी तक हमारा फोकस बहुत सारी अलग चीजों पर भी था, है ना, थोड़ा सा ऑपोजिट सेक्स पर था, थोड़ा सा अपने पीयर ग्रुप पर था, सब्सटेंस अब्यूजेस और सारी चीजों पर था, बट अब हमारा फोकस किस पे आता है ज्यादा, करियर एंड वर्क के ऊपर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। इसमें भाई हम अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, ऑक्यूपेशन चूज कर लेते हैं, करियर डेवलपमेंट हो जाता है हमारा, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, चैलेंजेस आते हैं एडजस्टमेंट, प्रूविंग कॉम्पिटेंस, कंपटीशन, एक्सपेक्टेशंस, है ना, ये सारी चीजें एडजस्ट करना स्टार्ट करना पड़ता है हमें कि हम किस तरीके से वर्किंग एनवायरनमेंट में अगर जा रहे हैं तो क्या हमारी लिविंग कंडीशंस होंगी, क्या हमारी वर्किंग कंडीशंस होंगी, क्योंकि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स नाउ, ठीक है। देन उसके बाद प्रूविंग कॉम्पिटेंस, कैसे हम अपना कॉम्पिटेंस को प्रूव करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग। कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है जब आप अभी जाओगे, है ना, कॉलेज के बाद, एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग, यू विल सी हाउ मच कंपटीशन इज आउट देयर, ठीक है। अभी भी कंपटीशन होता है बेसिकली आप लोगों के पास बहुत ज्यादा, है ना, कॉलेज में एडमिशन लेने का, एंड ये सारी अपनी स्टडीज करने का, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए कंपटीशन। बट जब ये अभी तो स्कूल लेवल है, जब आप कॉलेज लेवल के बाद जब असली जो कंपटीशन होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। इसीलिए अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके रखना, ठीक। एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं खुद से, खुद के करियर से, है ना, तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी कि तुम क्या कर रहे हो, इतना कॉलेज कर लिया, स्कूल कर लिया, एंड नाउ व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली,
इस टाइम पे क्या होती है, मैरिजेस, पेरेंटहुड, तुम्हारी भी फैमिली स्टार्ट हो जाती है, राइट। मैरिज एडजस्टमेंट, ठीक है, अब ये तुम मैरिज एडजस्टमेंट वगैरह आती है जब शादी हो जाती है उसके बाद। एंड देन पेरेंटहुड, डिफिकल्ट ट्रांजिशन बट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, है ना। पेरेंटहुड, तुम्हारी भी फैमिली स्टार्ट हो जाती है, वहां पर भी तुम्हारे लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है कि किस तरीके से तुम्हें अब आगे ग्रो करना है, राइट। चेंजिंग स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं, सिंगल पेरेंट, डुअल इनकम फैमिलीज, राइट। तो ये सारी चीजें भी तुम्हारी चेंज हो जाती हैं, तुम्हारी फैमिली स्ट्रक्चर जो होती है, तुम्हारी फाइनेंशियल चीजें जो होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। स्ट्रेसर्स, स्ट्रेसर्स क्या क्या आ जाते हैं तुम्हारे, चाइल्ड केयर, ठीक है। अगर इफ यू विल स्टार्ट योर फैमिली एट अर्ली 20s और इन अडल्टहुड, तो फिर क्या होगा तुम्हारा कि भाई चाइल्ड केयर की, बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, ये सारी तुम्हारे स्ट्रेसर्स बन जाएंगे। स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, जो तुम्हें स्ट्रेस देते हैं, वो वाले इवेंट, स्ट्रेसफुल इवेंट्स आर बेसिकली कॉल्ड स्ट्रेसर्स। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो बेसिक बेसिक टर्म्स अभी आ रहे हैं आपके एक आधा वर्ड, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एंड कॉग्निटिव चेंजेस भी आ जाते हैं कुछ मिडिल अडल्टहुड में, मिडिल अडल्टहुड, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, फिजिकल कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि विजन डिक्लाइन हो जाता है, वो तो पहले ही हो जाता है आजकल, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, और भी न्यूट्रिशंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है आजकल, पुअर न्यूट्रिशन है, इस वजह से विज़न जो है वो पहले ही डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। हेयर लॉस, ठीक है, हियरिंग लॉस होने लगता है, रिंकल्स आने लगते हैं, ग्रे हेयर, वेट गेन, ये सारी चीज़ें आपकी मिडिल अडल्टहुड में बताई गई हैं, ठीक है। कॉग्निटिव, लॉन्ग टर्म मेमोरी डिक्लाइन, ठीक है, ये कुछ कॉग्निटिव आपकी कॉग्निशन से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं कि भाई एलटीएम जो होती है आपकी डिक्लाइन होने लगती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी क्या होती है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी ज्यादा ठीक रहती है रेदर देन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, चीजें भूलने लगते हैं हम, ठीक है। उसके बाद विजडम में इम्प्रूव, विजडम तो इम्प्रूव हो जाएगा ना, क्योंकि भाई अपना इतने लाइफ में इतनी चीजें देख ली, राइट। अपना इतना ज्यादा मतलब अडल्टहुड से लेके पूरा यहाँ तक, मतलब मिडिल अडल्टहुड आ गया, आप पूरा टीनेज से लेके सारी चीजें देख ली, सारी स्टेजेस देख ली, तो नाउ विजडम विल इंक्रीज बट योर फिजिकल कैपेबिलिटी विल मतलब स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ठीक है। इसके बाद ओल्ड एज, ये तुम्हारा लास्ट है, राइट। ओल्ड एज में क्या होता है भाई, तुम्हारा डिक्लाइन ही डिक्लाइन, कट ऑफ पॉइंट मूविंग अपवर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, 70 प्लस ऑफ एन एक्टिव एंड क्रिएटिव। इसमें देखो ये होता है ओल्ड एज में, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जितनी अच्छी आप स्टार्टिंग से ही फिटनेस रख के चलोगे, या फिर जितना अच्छा आप अपने आप को एक्टिव रखोगे, न्यूट्रिशन अच्छा रखोगे, तो वैसे ही आपकी ओल्ड एज भी क्या होगी, उतनी ही एक्टिव रहोगे, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, ओल्ड एज में आपकी फिजिकल डिक्लाइन होगा, ठीक है, आपकी विजडम तो मे बी इंक्रीज हो जाएगी बट आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होने लगेंगे जो आपके फिजिकल डिक्लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आने लगेंगी। चैलेंजेस क्या होंगे, रिटायरमेंट हो जाएगी, विडोहुड, कुछ लोगों के मतलब जो पार्टनर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है तो विडोहुड उसको बोलते हैं, इलनेस, डेथ, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी ओल्ड एज के अंदर कवर होती हैं। लाइफ प्रायोरिटी शिफ्ट क्या है, अर्ली एडल्टहुड में भाई वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। मिडिल एज में तुम्हारी फैमिली जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और ओल्ड एज में तुम्हारी जो हेल्थ होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारी जो लाइफ प्रायोरिटी शिफ्ट होते हैं वो एक एक लाइन में मैंने बताए हुए हैं आपको, ठीक है। अब सक्सेसफुल एजिंग क्या होती है भाई, सक्सेसफुल एजिंग वो होती है जहां पर तुम इफेक्टिवली काम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स जो है तुम्हारी फैमिली के साथ वो लविंग है, एंड तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी है, और तुम्हारी कॉग्निटिव फिटनेस, तुम्हारा जो मेंटल एक्टिविटीज है वो भी ठीक है, तो दैट इज बेसिकली योर सक्सेसफुल एजिंग। किसी की भी, या तुम्हारे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को देख लो कि अगर उनकी फैमिली जो है उनके लिए सपोर्टिव है अभी भी, है ना, और मतलब उनका वो अपने, उनके हाथ पैर भी बढ़िया सही से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं एफिशिएंटली, है ना, इफेक्टिवनेस है उनके, और उनके पेरेंट्स जो हैं या फिर आप लोग जो ग्रैंड चाइल्ड हैं उनके, या फिर आपके जो मदर एंड फादर है वो उनको इनफ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इनफ लव एंड केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है, और उनकी कॉग्निटिव फिटनेस मतलब वो अच्छे से सोच पा रहे हैं, उनकी मेमोरी वगैरह सब ठीक है, तो ये क्या होती है, एक सक्सेसफुल एजिंग होती है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है रिटायरमेंट,
ठीक है, इसमें कुछ चीजें बताई है भाई, रिटायरमेंट में क्या क्या होता है, नेगेटिव व्यू आ जाता है, लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन और सेल्फ स्टीम, है ना। इस टाइम पे लोग जो होते हैं वो अपने वर्क से रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद उनको थोड़ी सी लो सेल्फ स्टीम में चले जाते हैं कि मुझे कोई काम नहीं है, मैं घर पे बैठे हुआ हूँ, है ना। इसमें पॉजिटिव व्यू ये भी होता है कि भाई टाइम फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। अब तुम कुछ लोग आपने देखा होगा आफ्टर रिटायरमेंट क्या करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ यू नो ऐसी जगहों पर जाने लगते हैं जिसमें उनका पहले से इंटरेस्ट था, बट उनका वर्क ड्यू टू वर्क वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, तो वहां पर वो हैप्पीली कर सकते हैं ना। बट नेगेटिव चीजें, अगर उनको नेगेटिव व्यू लेना है तो इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद बेटर एडजस्टमेंट क्या होता है कि भाई ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट ओरिएंटेड। कभी कभी क्या होते हैं, कुछ लोग जो बहुत एक्टिव होते हैं ओल्ड एज में भी, वो क्या करते हैं, नई नई चीजों को सीखने का ट्राई करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें भी क्या होती है, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड, जिनका बिहेवियर होता है वो करते हैं, बेटर एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एडजस्टिंग टू फैमिली चेंजेस, ओल्ड एज में ही आता है ये, कि भाई अब क्या होता है, ग्रैंड पेरेंटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, डिपेंडेंसी हो जाती है बच्चों के ऊपर, ठीक है। अब वो तो रिटायर हो गए हैं, अब वो कुछ कर नहीं रहे हैं, ऊपर से उनकी फिजिकल जो है, फिजिकल एबिलिटीज वो भी डिक्लाइन में चली गई है, राइट। मेमोरी भी थोड़ी सी कम हो गई, तो ये क्या है, डिपेंडेंट हो जाते हैं हम अपने बच्चों के ऊपर, जो ओल्ड एज वाले हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो, स्पेशली इंडियन कल्चर में, ठीक है। नीड क्या होती है, सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस और केयर की नीड होती है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को बेसिकली ओल्ड एज में, ठीक है। इसके अंदर फिर क्या आता है भाई, डेथ एंड बेरीवमेंट। चिल्ड्रन यंग अडल्ट डेथ सीन एज मोर ट्रेजिक, मतलब अगर इनके सामने ही इनके किसी बच्चे की डेथ हो जाती है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, तो इनके लिए ज्यादा क्या होता है, वो ट्रेजिक एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है। लॉस ऑफ स्पाउस मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है, लॉस ऑफ उनका जो स्पाउस है, उनका जो पार्टनर है। ग्रीफ, लॉनलीनेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं फिर ये लोग, ठीक है। कल्चरल व्यूज वेरी वाइडली, अब तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं एंड आप लोग हैं, उनके बीच में बहुत ही कल्चरल या फिर जितना भी ट्रेड, मतलब एक मतलब जेनरेशनल गैप होता है, राइट। तो उससे एडजस्ट करना भी उन लोगों के लिए क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सपोर्ट फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स वाइटल, ठीक है, उन्हें क्या चाहिए होता है भाई, बहुत ज्यादा सपोर्ट, और उनका फैमिली और फ्रेंड्स से सपोर्ट और केयर और लव, बिलोंगिंगनेस, ये सारी चीजें उनको नीडेड होती है, ठीक है। एंड नाउ ये कुछ तो तुम्हारी थ्योरीज थी, वो उस चीज का मैंने एक बना दी है टेबल, जिससे तुम्हें ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं कवर कर चुकी हूँ, बट एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तुम्हें नोट्स तो मिल ही जाएंगे ऐप पर, बट स्टिल अभी के लिए ले लो इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई देखो, जीन पियाजेट में इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी इनकी सारी बताई गई है, फिर एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट 8 जो स्टेजेस बताई गई, ट्रस्ट मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, हर मतलब स्टेज में इन्होंने जो एक एक थ्योरी दी हुई है अपनी, ठीक है। लॉरेंस कॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट वाली थ्योरी, ठीक है। ब्रॉन फैन बैनर की इकोलॉजिकल सिस्टम माइक्रोमेसो वाली, ठीक है। और उसके बाद दुर्गानंद सिन्हा की भी थी, इसमें याद कर लेना, ठीक है। हार्लो एंड हेलो की भाई ये थ्योरी है अटैचमेंट वाली, कांटेक्ट, कंफर्ट, नरिशमेंट वाली, ठीक है। जो तुम्हें फीड करेगा वो ही तुम्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज ऑल फॉर होमवर्क। तुम्हारा क्या एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, ठीक है, एनसीईआरटी रीड कर लेना अपनी एक बार, एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं तुम्हारे सारे सॉल्व कर लेना, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स अलॉट। आई होप तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा टेलीग्राम पर क्वेश्चन करो अपना, ठीक है, मैसेज करो टेलीग्राम पे, रीच आउट करो, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया, इसमें कमेंट करके पूछ लो, जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर इज क्लियर, जो चीजें नहीं समझ में आए बैक करके देख लेना, दिस इज अ बेनिफिट इन योर दिस रिकॉर्डेड लेक्चर्स कि आप बैक करके देख सकते हो, ठीक है। एंड होप कि तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ ही गया हो, ठीक है। और अपना ध्यान रखो, आप नेक्स्ट चैप्टर हमारा 4th चैप्टर के साथ मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगी। अभी के लिए ये सारे चीजें जो है एनसीईआरटी पढ़ते रहो, अपना रिविजन ऑन ट्रैक रखो और अपना ध्यान रखो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।